गुड इवनिंग एवरीवन। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ा अलग है। इसमें वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो आज तक मैंने आपको किसी वीडियो में नहीं बताया। इसके पीछे रीज़न ये है, कई बार जब पेरेंट्स मेरे पास मिलने आते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है या आप किस आधार पर बच्चों को गाइड करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 2005 में मैंने जब CGPMT दिया, कहानी यहीं से शुरू होती है। तब उस समय मेरा जो रैंक था 292 रैंक था और सीधी बात करें तो MBBS में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मनीष से डॉक्टर मनीष बनना होता है और इतने सालों से जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कैसे कई बार बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज होने के बाद भी सिलेक्ट हो जाते हैं और कई बार टॉपर होने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं MBBS के लिए। उसकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। AIPMT भी दिया था मैं क्वालिफाई भी नहीं हो सका। क्वालिफाई होने के लिए मात्र चाहिए था 50%, ठीक है, 50% मार्क्स चाहिए था। AIPMT वही एग्जाम है जिसको आज आप नीट के नाम से जानते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। CGPLT दिया और PPHT दिया, ये फार्मेसी टेस्ट होता है, एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। जाने का मन तो नहीं था, सिलेक्ट हो गया था। मुझे रैंक याद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं था मुझे एग्रीकल्चर में या फार्मेसी करने में। आगे बढ़ जाते हैं तो 2006 में फिर से मैंने प्रयास किया, पूरे 1 साल मैंने मेहनत किया, फिर से प्रयास किया पूरे दिल से। CGPMT में मेरा 206 रैंक आया और इन सब के रिजल्ट आज भी मेरे इंस्टीट्यूट में रखे हुए हैं। आप कभी भी आके एनी टाइम जो भी मैं आपको बताने वाला हूं आप वेरीफाई कर सकते हैं। PMT में 206 रैंक आया। ऑल इंडिया PMT में प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, लेकिन मेंस में जाकर फुस हो गया। उस टाइम पे प्रीलिम्स और मेंस होता था। प्री क्वालिफाई करने के लिए 50% मिनिमम चाहिए था जनरल कैंडिडेट के लिए, और मेंस में फिर आपको रैंक लगाना होता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS BHU, ये मैंने दिया। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लिया, मेंस में जाके फिर से फुस हो गया। MBBS के लिए एम्स का एग्जाम दिया, कोई औकात नहीं थी। केवल इंडिया में 34 सीटें जनरल के लिए अवेलेबल थी, सिर्फ दिल्ली एम्स था और टोटल सीटें थी 50। कंपटीशन इस हद तक था। आज 2000 से ज्यादा सीटें आपको एम्स से मिल जाएंगी। AFMC का एग्जाम दिया, क्लियर तो हो गया, आसान से एग्जाम होता था, लेकिन इसका इंटरव्यू होता था जहां पे मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। इसके अलावा CGPAT और PPHT भी दिया था मैंने 2006 में, और इसमें मेरा छत्तीसगढ़ में स्टेट रैंक फर्स्ट था। पहला रैंक मैंने लगाया था PAT और PPHT में। लेकिन मैंने कहा एग्रीकल्चर में और फार्मेसी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं। अब जो बात आती है 2007 की, 2070 एंड ऑल एवरीथिंग, जो एग्जाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ऑलरेडी मैं इतने एग्जाम्स दे चुका था, इतने एग्जाम देने का एक्सपीरियंस था मेरे पास। और उसके बाद 2007 में, एंड ये एक हिस्ट्री है, इतिहास है, 2007 में ही मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा। CGPMT में मैंने 5th रैंक लगाया था OBC कैटेगरी में। जनरल में मेरा 15th रैंक था, ओवरऑल रैंक छत्तीसगढ़ स्टेट में। AIPMT प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया। मेंस में मेरा जो रिजल्ट था 2130 रैंक था। प्रीलिम्स में मेरा 400 के आसपास रैंक था और मेंस में मेरा 52 रैंक था। एम्स के अलावा, एम्स में क्लियर नहीं कर सका अपने जीवन में, एम्स एग्जाम मुझसे नहीं हो सका। अब उसके पीछे कई कारण रहे होंगे, हो सकता है मैं उतनी मेहनत नहीं कर सका। AFMC PAT में रैंक थोड़ा पीछे हो गया था, 2nd 3rd रैंक था। PAT और PPHT में स्टेट रैंक 2nd था, इसमें मैं आपको स्टेट रैंक बता रहा हूँ। इसके अलावा BHU के BAMS में AIR 24 था मेरा, जो BAMS का सेपरेट एग्जाम होता है। तो इतने सारे एग्जाम्स देने का एक्सपीरियंस हो चुका था मेरे पास। फाइनली मैंने पंडित जैन मेडिकल कॉलेज से, रायपुर से MBBS किया। 2007 बैच से बिलोंग करता हूं मैं, और मैंने अपना MBBS 2007 बैच से पंडित जैन मेडिकल कॉलेज से किया। और इसके पहले भी मैं कुछ कॉलेजेस में एडमिशन ले चुका था अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। क्या वो मेरी गलतियां थी, नहीं थी, कभी हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस, और अगर टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप, जब मैं 2007 से सिलेक्ट हुआ था उसके बाद ही मैं अपने जूनियर्स को गाइड करता था। जो भी मुझसे मिलने आता था मैं उसको प्रॉपर गाइड करता था, उन गलतियों के बारे में बताता था जो मैं 2005 में कर चुका था या 2006 में जो गलतियां कर चुका था। देखिए, सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह एक सिर्फ हवा है, एक माहौल है। सिलेक्शन आसान है अगर आप चीजों को बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो 1 साल में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन दिक्कत कहां आती है कि आप इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, और जब आप तैयार होते हैं तब तक समय काफी हो चुका होता है, 1 साल या 2 साल आपका बर्बाद हो चुका होता है। तो अगर आप वो गलतियां ना करें
जो वो सारे बच्चे करते हैं जो फर्स्ट ड्रॉप लेते हैं, देन सेकंड ड्रॉप लेते हैं, वो मिस्टेक ना करें। तो नीट जो सिर्फ अभी आपको इतने सारे एग्जाम नहीं देने, और सबके सेंटर एक जगह नहीं होते थे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में, इसके अलावा भी मैंने एग्जाम दिया था, बोर्ड पे इतनी जगह थी तो मैंने लिख दिया। तो अभी आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जिस एग्जाम का आप प्रिपरेशन करने वाले हैं, नीट, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, एकदम आसान सा एग्जाम है। ये मैं कह सकता हूं या हर वो बच्चा जो सिलेक्ट हुआ है वही सिर्फ आपको बता सकता है कि इट इज नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम। इवन अगर आपने इससे पहले प्रिपरेशन नहीं भी किया है और आप ईमानदारी से पूरा 1 साल अपना देते हैं तो ये एग्जाम आप क्लियर कर जाएंगे। और अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल हैं तो आपको आराम से एमबीबीएस की सीट मिल सकती है नाउ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई कहता है, अब नीट 2023 में कितने दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, कुछ मैं आपके भी सवाल लूंगा, 15 दिन बचे हुए हैं। कई सारे लोग यूट्यूब में मैं देख रहा हूं, ठीक है, कई सारे लोग ये आपको कहते हैं कि 15 दिन में नीट में सेलेक्ट हो जाइए। हाँ, हो सकते हैं, क्वालिफाई आप कर सकते हैं, क्योंकि नीट में क्वालिफाई होने के लिए मार्क्स का जो रेंज है 100 ± 10 मार्क्स, इतने अगर आप ले आते हैं तो आप नीट में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिफाई करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट की सीट मिल जाएगी। क्वालिफाई करने से हो सकता है कि किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन 15 दिन में अगर कोई दावा कर रहा है और आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है तो कोई चमत्कार नहीं होता बेटा, और तुक्के से कभी सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ तुक्के से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि तुक्का कैसे मारे, वो एक अलग चीज है, किस स्थिति में आपको तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए उस पे बात करना है हमें, कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर उस वीडियो का डिमांड पूरा हो जाता है तो मैं बताऊंगा आपको उस चीज को। लेकिन एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिर्फ तुक्के से कभी भी आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटली स्क्रीन पे प्रूव करके भी दिखा दूंगा। तो जब ये पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, 2015 से मैं भिलाई में टीचिंग का काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चला रहा हूँ। कई सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट हुए हैं, कई नहीं भी हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 100% हमारा सिलेक्शन रेशियो है या जितने भी बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं वो सिलेक्ट ही हो जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन जो है एक तरह से देखा जाए तो कंबाइन एफर्ट होता है, कंबाइन एफर्ट स्टूडेंट का और टीचर का, साथ में कंबाइन एफर्ट उसके सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का, आसपास के लोगों का भी होता है, आइदर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो इन सारी चीजों को समझते हुए यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं 1 ईयर में तो आपको उन सब चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, उन गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा जिसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। मेरा खुद का अनुभव, इतने सालों के पढ़ाने का अनुभव, टीचिंग का एक्सपीरियंस, प्लस मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ वहां भी तो सारे बच्चे सिलेक्ट होकर ही आए थे ना, तो उनके साथ में रहने से भी मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। देन फिर मैंने अपना जॉब एम्स रायपुर में ज्वाइन किया। एम्स रायपुर में ज्वाइन करने के बाद भी मुझे बहुत सारा अनुभव हुआ कि कैसे कोई बच्चा एम्स में सिलेक्ट होता है। वो जो बच्चे हैं जो एम्स में पढ़ रहे थे उन्हें मुझे थोड़ा सा पढ़ाने का भी एक अपॉर्चुनिटी मिला कह सकते हैं। मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में था एम्स में, वो नॉन क्लिनिकल था इनिशियली। तो उस टाइम पे उनसे इंटरेक्ट करने के बाद, उनसे मिलने के बाद, बात करने के बाद मैंने ये सीखा कि क्यों कोई बच्चा एम्स में सिलेक्ट होता है या फिर क्यों कोई नहीं होता है। वहां भी पहले फर्स्ट ईयर ड्रॉपर, इवन फ्रेशर, 2 साल के ड्रॉपर, 3 साल के ड्रॉपर या 4 साल के ड्रॉपर भी रहते थे। उनसे मैं बहुत गहराई से बात करता था और ये जानना चाहता था कि क्या रीजन रहा। तो उनमें से ज्यादातर लोगों ने यही कहा एग्जाम आसान है, एग्जाम कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम की डिमांड क्या है। एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, यदि आप क्रिकेट सीखना चाहते हैं, तो आपका कोच क्रिकेटर होना चाहिए जिसे उस खेल का पर्सनल अनुभव भी हो, न कि सिर्फ उसने क्रिकेट किताबों में पढ़ी हो। यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसे खुद तैरना आता हो, न कि तैरने की वो किताब लिखा हो। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे इतने अच्छे रैंक थे या फाइनली मैंने अच्छा रिजल्ट दिया तो मैं बिल्कुल डेटा ट्रांसफर की तरह एक पेन ड्राइव अपने दिमाग में लगाऊंगा और एक पेन ड्राइव आपके दिमाग में लगाऊंगा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, आप मेहनत करेंगे, हम सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब आप नीट 2023 का पेपर देने जा रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। एग्जाम की साइकोलॉजी क्या है, मैं किताब पढ़ के आपको एग्जाम की साइकोलॉजी नहीं बताने वाला हूं। एग्जाम के टाइम पे क्या करने या ना करने से आपका रिजल्ट अल्टर हो सकता है। 2006 का जब मैंने आपको बताया 2006 में, तो बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता मैं वीडियो को, लेकिन बहुत कम मार्क्स से मैं चूका था।
आपको पता है वो कम मार्क्स किस रीजन से हुए, कहां पे मेरी कमी रह गई, 1 नंबर 2 नंबर के कारण भी एग्जाम मिस हो सकता है, ये पूरा साल आपको ड्रॉप करा सकता है। तो क्या करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, तुक्का मार का सिलेक्शन नहीं होता, इस चीज को आप ध्यान रखें। लेकिन हाँ, किन सिचुएशन में आप तुक्का मार सकते हैं और एक रिस्क ले सकते हैं, उस परिस्थिति पे बात कर सकते हैं। नया क्या पढ़ना है इन 15 दिनों में, बिल्कुल नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है उस पे ही फोकस करना है। सेफ स्कोर कितना होगा ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने टारगेट क्या रखा हुआ है, उसका कट ऑफ देख लीजिए लास्ट 3 सालों का, और एवरेज से +20 मार्क्स ज्यादा स्कोर करिए, वो सेफ स्कोर होता है। डेली रूटीन क्या होना चाहिए, इस पे भी बात कर चुके हैं हम लोग। अब नाउ आता है क्वेश्चन कि एग्जाम हॉल या एग्जाम सेंटर की साइकोलॉजी क्या होती है। तो साइकोलॉजी की किताब पढ़ने से कोई आपको ये नहीं बताएगा कि एग्जाम सेंटर में एग्जाम के दिन या एग्जाम के दिन से कुछ दिन पहले आपका किस तरीके का दिनचर्या, किस तरीके का रूटीन होना चाहिए, ताकि आपके एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस बढ़ सके। कमेंट करना है आपको, कोई भी सवाल एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम के डे से रिलेटेड, एग्जाम सेंटर से रिलेटेड, एग्जाम हॉल से रिलेटेड आपके दिमाग में चल रहा होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने पढ़ाए हुए बच्चों जो सेलेक्ट हुए हैं उनके आधार पे, इवन जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पे आपके हर सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू वेरी मच।